नमस्कार, शाम के 7 बज चुके और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं देश प्रदेश का सबसे बड़ा बुलेटिन और कुछ बड़ी खबरों के साथ, और ऐसी खबरें जो कल अखबारों की सुर्खियां भी बन सकती है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज इस बात पर मुहर लग गई है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री शपथ लेगा। तो इसको लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, वहां की सियासत को लेकर और नए मुख्यमंत्री को लेकर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री शपथ लेगा, महायुति की सरकार बनेगी। लेकिन महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार बनने की राह में कुछ सवालों के जवाब अभी भी मिलना बाकी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में कौन कौन शामिल होगा, इस पर तो फैसला होना है। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, ये तय माना जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी खुद एकनाथ शिंदे ने इंतजार करने को कहा है, जबकि फडणवीस उनसे शामिल होने की सिफारिश कर चुके हैं। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे। क्या आप और अजय दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। एकनाथ जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद महायुति सरकार अब आकार ले रही है। आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और देश की सबसे बड़ी सियासी खबर दिखाने के बाद अब प्रदेश की वो खबर दिखाते जिसका असर संसद तक दिख रहा है। हम बात संभल की कर रहे हैं। संभल हिंसा के बाद से ही सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज ड्रामे के किरदारों में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। संसद से सड़क के रास्ते संभल के लिए निकले नेता विपक्ष राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। संभल में बाहरी व्यक्तियों के जाने पर फिलहाल रोक है, लेकिन बुधवार को राहुल और प्रियंका गांधी संभल जाने पर आमादा थे। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा। पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका को गाजीपुर बॉर्डर से ही वापस दिल्ली जाना पड़ा, तो यूपी में उसके सहयोगी को नागवार गुजरा। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे, आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में
क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है, तभी आज तक वहाँ के हालात जो है सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया अच्छा है भाजपा के लिए। वहीं विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी विपक्ष द्वारा संभल जाने की जिद को तुष्टीकरण की सियासत बता रही है। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा, क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने अपने को दंगा मुक्त कर लिया है। गुंडे और अपराधी माफिया दंगाई जो हैं वो इस समय जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो क्या होगा, गुंडागर्दी करेंगे तो क्या होगा, माफियागिरी करेंगे तो क्या होगा, यह सबको पता है भली प्रकार से। देखिए, राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल खराब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। संभल में हिंसा के बाद एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी रफ्तार पकड़ती जा रही है। राहुल गांधी ने फिर से 6 दिसंबर को संभल जाने की बात कही है। तो अगली खबर पंजाब से है। आस्था के मंदिर में हिंसा के एक मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर आज सुबह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जानलेवा हमला किया गया। हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। हमले में सुखबीर सिंह बाल बाल बच गए, पर कैसे हुआ हमला और किसने किया यह हमला, इस पर एक रिपोर्ट है। शातिर शिकारी की तरह आगे बढ़ते इस शख्स को देखिए। ये तस्वीर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के एंट्री गेट की है। शख्स आगे बढ़ता है और अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और फिर अचानक सामने बैठे एक व्यक्ति पर पिस्तौल तानकर फायर कर देता है। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर शख्स के पिस्तौल की दिशा को बदल दिया, जिससे गोली सीधे जाकर दीवार पर लगी। हमलावर ने व्हीलचेयर में बैठे जिस व्यक्ति पर फायर किया वो और कोई नहीं बल्कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल थे, जो स्वर्ण मंदिर के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। सुखबीर बादल पर गोली चलाने वाले शूटर की पहचान पुलिस ने नारायण सिंह चौरा के रूप में की है, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अलर्ट थी और हमारे मुलाजिम बहुत अलर्ट थे, जिन्होंने ये जो अटेम्प्ट थी उसको फॉइल किया, उसकी बाजू से पकड़ लिया जी और फायर जो है ऊपर की तरफ निकला और इसमें नारायण सिंह चौड़ा जो कि पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जिनका, उनको गिरफ्तार किया गया, केस रजिस्टर कर दिया और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये जो नारायण सिंह चौड़ा जो एक जिसका पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो एक 9mm वेपन लेके वहां पहुंचा था, इसको निष्क्रिय किया और एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। दरअसल एक मामले में सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह को गोल्डन टेम्पल का सेवादार बनाने की सजा दी थी। सेवादार बनकर बैठे सुखबीर पर जब नारायण सिंह ने हमला किया तो सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षा कर्मियों ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया। आरोपी गुरदास के डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। कट्टरबंदी संगठन लिबरेशन फोर्स अकाली फेडरेशन से जुड़ा है। 1984 में पाकिस्तान गया, हथियार विस्फोट की तस्करी की। पंजाब के मशहूर बुडैल जेल ब्रेक केस में भी आरोपी रहा है। फिलहाल सुखबीर बादल को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। गोल्डन टेम्पल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और प्रदेश की एक खबर देख लेते हैं। योगी सरकार ने यूपी के किसानों को हित में एक बड़ा फैसला लिया है और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और किसानों के साथ कहा जा सकता है कि आर्थिक तरक्की होगी। क्या कुछ बड़ा फैसला है, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी में किसानों के आंदोलन के बीच ही योगी सरकार ने उन किसानों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए योगी सरकार ने 5 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश जारी कर दिया है। ये समिति 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। समस्याओं के समाधान के लिए 5 सदस्यीय समिति के गठन का आदेश प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर की समिति की अध्यक्षता करेंगे। विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास पीयूष वर्मा भी सदस्य नामित।
नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ सौम्या श्रीवास्तव और एडा के एसीईओ कपिल सिंह सदस्य नामित। सीएम योगी का निर्देश है कि ये समिति 1 महीने के भीतर किसानों की समस्याओं का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट और सुझाव सरकार को दें। समिति को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवादों के संबंध में किसानों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा गया है। किसानों की पहली मांग है कि अधिग्रहित जमीन का 10% हिस्सा उन्हें पूरी तरह से विकसित कर दिया जाए। किसानों की दूसरी मांग ये है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। सोमवार को ही हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ चले थे। हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद किसान मान गए थे। अब सरकार द्वारा समिति के गठन के ऐलान के बाद उम्मीद है कि किसानों की समस्याओं का जल्द ही समाधान होगा। और सुखबीर बादल पर हमले पर सियासत जो है कर्मा गई। इससे पहले हमने खबर देखी थी, लेकिन अब पंजाब में बवाल हो चुका है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरीके से सवाल, और सवाल आम आदमी पार्टी सरकार पर है। क्या है सवाल, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आज पंजाब में एक घटना घटी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के ऊपर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस की मुस्तैदी की वजह से और उनके अच्छे काम की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। बुधवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। सुखबीर सिंह बाल बाल बच गए और दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल सुखबीर बादल के मामले पर पंजाब प्रशासन की बहादुरी का बखान करने में लग गए, लेकिन विपक्ष इसे पंजाब सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर बता रहा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आर्थिक स्थिति खस्ताहाल होती चली जा रही है और वहां पर अपराध और कानून की स्थिति निरंतर समस्याजनक होती जा रही है। मामला हुआ है, ये अनफॉर्चुनेट है, निंदनीय है, होना नहीं चाहिए था और हमारी मौजूदा प्रदेश सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। उनकी इमेच्योरिटी इसमें दिख रही है और उन्होंने सही तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहे, ये पंजाब में बिल्कुल क्लियर हो गया है। सुखबीर बादल पर हुए हमले के बाद पंजाब पुलिस पर कई सवाल उठने लगे हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पूछा कि आरोपी जब 2 दिनों से रेकी कर रहा था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पे कम से कम 30 मुकदमे दर्ज हो नारायण सिंह चौड़ा और जिस पे आर्म्स एक्ट, RDX, ग्रेनेड, AK-47 रिकवरी, MP5 रिकवरी, हर तरीके का पर्चा दर्ज है। उस आदमी 3 दिन से वहां घूम रहा है और ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही कि हमने पुलिस लगाई है, तो आपकी पुलिस सोई हुई थी। सुखबीर बादल पर हुए हमले के बाद से ही पंजाब सरकार सवालों के घेरे में है। सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले को लेकर सभी दलों ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया है। और भारत सरकार ने एक बहुत पहले एक बड़ी योजना की शुरुआत की थी, वो है भारत नेट योजना, जिसका मकसद था कि ब्लॉक गांव डिजिटलाइज किए जाए, हर गांव हर घर में इंटरनेट पहुंचाया जाए। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसी भारत नेट के माध्यम से एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही। वो लक्ष्य क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने में यूपी सबसे मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट को योगी सरकार ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है, जिसका नतीजा अब साफ दिख रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट से अक्टूबर 2024 तक यूपी की 46,729 ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। अक्टूबर 2024 तक महाराष्ट्र में 24,575 ग्राम पंचायत इंटरनेट से जुड़े। वहीं मध्य प्रदेश में 17,850, गुजरात के 14,316, आंध्र प्रदेश के 12,955 और पंजाब के 12,668 ग्राम पंचायत इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। अक्टूबर 2024 तक पूरे देश में 2,14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है।
भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश की सभी 2,64,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत नेट प्रोजेक्ट की राह में आने वाली दिक्कतों को तुरंत निपटारे का आदेश भी दिया है और साथ ही वो खुद भी प्रोजेक्ट के हर चरण पर नजदीकी नजर बनाए हैं। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कुल 132 जगहों में से 90 पर भूमि अधिग्रहण हुआ है। पश्चिमी यूपी के 42 में से 21 जगहों पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। यूपी में कुल 22 जगहों पर टेक्निकली नॉट फिजिबल चिन्हित किए गए हैं। इसमें से 20 जगह घने जंगल में हैं। योगी सरकार ने बिजली विभाग को तकनीकी बाधाओं को दूर करने और जल्द से जल्द वैकल्पिक उपाय के निर्देश दिए हैं। इस महीने के अंत तक करीब 8,500 नए फाइबर टू होम कनेक्शन जोड़ने का लक्ष्य है। गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की ये कोशिश यूपी को डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल बना रहा है। तो चलिए अब दंगे पर सियासत, पथराव पर सियासत, मौत पर सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर देख लेते हैं। राहुल गांधी संभल जाने की जिद पर अड़े थे, लेकिन उनके सियासत के चक्कर में जनता को मुसीबत का सामना करना पड़ा। क्यों और कैसे, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आप। ये तस्वीरें वहां की है जहां से संभल जाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निकले थे। राहुल गांधी को जाना तो संभल था, लेकिन रास्ते में जब उनका काफिला रोक दिया गया तो लंबा जाम लग गया। सुबह सुबह आम लोग भी राहुल गांधी के काफिले के पीछे जाम में फंस गए। कोई ऑफिस के लिए निकला था तो कोई बाजार सामान बेचने, लिहाजा आम जनता भी इसका विरोध करने लगी। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्सा हो गए और सड़क पर फंसे लोगों से ही हाथापाई करने लगे और मारपीट के लोगों को भगाने लगे। प्रशासन बार बार आग्रह करता रहा कि राहुल गांधी वापस लौट जाएं। हालांकि बाद में राहुल गांधी वापस दिल्ली लौटे जरूर, लेकिन बड़ा बखेड़ा खड़ा करके। हम तो ये कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। मेरा एसपी त्यागी, मेरी 80 साल, हम जा रहे हैं बहुत दूर, यहाँ से 40 किलोमीटर दिल्ली से। इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। हाँ, 1 घंटा हो गया हमें। हाँ, गाड़ी से। आगे कांग्रेस वाले हैं, जुलूस निकाल रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ जी। तो जो है अभी और आगे लंबा जाम अभी तो और भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत है अभी। तो टाइम लगेगा, इसमें तो सारी सब्जियां बढ़िया, सब्जी खराब हो जाएगी, सप्लाई के काम में सब्जी खराब हो जाएगी हमारी। सब्जी लेके जा रहे हैं। हाँ जी। मेरे को कुछ पता नहीं है क्यों रोका गया, क्या है उधर में है वो, तो ये रास्ता क्यों ब्लॉक की गई है, जनता क्यों परेशान की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी संभल के लिए निकले, लेकिन जा नहीं पाए। जब वो वापस लौटे तो उनके सियासी उठापटक के शिकार गुस्साए लोगों का लंबा जाम छोड़ कर गए। राहुल का इस सियासी उठापटक में क्या फायदा हुआ ये तो वो जाने, लेकिन लोगों का नुकसान जरूर हुआ है। संभल मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। सुराग का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है। संभल में मिले सबूतों में विदेशी किरदार क्या कुछ कर रहा है और रिपोर्ट क्या कुछ जांच के बाद आई है, उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ेंगे तो ये 6ठा और ये 7वां। तस्वीरों में दिख रहे ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि प्रमाण है कि संभल में भड़की हिंसा आम नहीं थी, ना ही अपने आप ये हिंसा भड़की थी। इसमें बाहरी लोगों के हाथ होने का जो शक था वो अब और गहरा हो गया है, क्योंकि हिंसा में पाकिस्तान एंगल सामने आया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम की जांच में जमीन में दबे कुल 6 कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें से 5 कारतूस फायर हो चुके थे, जबकि 1 फायर नहीं हो पाया था। इनमें से एक पर POF यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा हुआ था। ये कारतूस 9 mm का था। वहीं एक कारतूस पर मेड इन USA लिखा हुआ था। ये कारतूस 0.32 कैलिबर का था। एक कारतूस पर FN स्टार लिखा पाया गया। इनमें से कोई भी कारतूस पुलिस का नहीं था। इसके अलावा मौके से 12 बोर और 32 बोर के कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसमें एक POF 9 mm 68-26 लिखा हुआ एक फायर्ड केस मिला है, जो मतलब खोखा जिसको कहते हैं वो मिला है। एक FN स्टार बना हुआ एक
फायर्ड नहीं कहेंगे, उसको मिस फायर कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है, लेकिन शायद लगता है पॉक करते समय उसने निकाला है और वो फायर नहीं हुआ है। तो दूसरा राउंड फायर करने के लिए शायद उसको यूज किया गया हो उसके द्वारा, जो भी व्यक्ति जिसने भी इसको यूज किया है। एक 12 बोर का डायमीटर का ये एक लाल रंग का, जिसके पेंदे पे लिखा है विंचेस्टर मेड इन यूएसए, नंबर 12। दूसरी तरफ पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद सियासत और तेज हो गई है। अखिलेश यादव एक बार फिर इसका आरोप भी प्रशासन पर ही मढ़ने में जुट गए हैं। पलटवार बीजेपी की तरफ से भी आया है। बहुत सारे असले, बहुत सारे आर्म्स जो पुलिस फोर्स के पास हैं वो अमेरिका के हैं। बहुत सारे फोर्सेस के पास जो आर्म्स हैं दूसरे देशों के हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस कितनी बार पकड़ी गई आपको याद है? उनको ये अच्छी तरह पता है कि वहाँ पर जो कॉर्टेज मिले हैं पाकिस्तानी हैं, 9mm के हैं, अमेरिका के बना हुआ कॉर्टेज वहाँ पर मिला है। यानी प्रतिबंधित हथियारों का प्रयोग वहाँ पर जो दंगाई है उन्होंने किया है, ये जान रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन और फॉरेंसिक टीम लगातार घटनास्थल की जांच गहराई से करने में जुटी हुई है, क्योंकि मंगलवार को नाली के कचरे में ही पाकिस्तान और अमेरिका में बने दबे हुए कारतूस पाए गए थे। ऐसे में आशंका है कि इन कारतूसों की और सबूतों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो चलिए खबर की बात करें, जिसका कनेक्शन जो है बांग्लादेश से है, लेकिन उसका असर समूचे हिंदुस्तान पर दिख रहा है। मामला इतना गंभीर है कि बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा के शून्यकाल में ये मुद्दा भी उठाया। कृष्ण हमारे हृदय में है और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूं और इस सदन में हूं। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात, उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बुधवार को लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताई। हेमा मालिनी ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। चैतन्य महाप्रभु पिछले 500 ईयर्स से वहाँ पे रहे हैं, तो उनका सारा जगह बहुत खूबसूरत मंदिर बन चुका है, वो मंदिर को वो तोड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लॉर्ड जगन्नाथ का इतना बड़ा मूर्ति को तोड़ के नीचे डाला हुआ है। तो हाउ इट विल बी, तो ऑल द कृष्णा के जितने भी भक्त लोग हैं और इवन नॉर्मल पीपल, सबको खराब लगेगा। तो दिस इज अ वेरी सेंटिमेंटल थिंग है, जिसको जरा सोच के जल्दी से इसके ऊपर कुछ कार्रवाई लेने के लिए कहा। उधर बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में रखा गया है, जबकि हिंदुओं को लगातार निशाना बनाकर बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। भारत सरकार पहले ही इस मामले में बांग्लादेशी सरकार को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दे चुकी है। तो चलिए वक्त हो चलेगा और छोटे से ब्रेक का। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो चलिए देश प्रदेश में अब वक्त हो चला है महाकुंभ का, और कुछ खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। कल से महाकुंभ का निमंत्रण लेकर निकलेंगे मंत्री। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दक्षिण और ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मध्य प्रदेश और AK शर्मा गुजरात लेकर पहुंचेंगे कुंभ का निमंत्रण। महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत की 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि। अनुदान राशि की पहली किस्त 1050 करोड़ रुपए की जारी।
महाकुंभ को श्रद्धालुओं के लिए यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक संध्या में महाकुंभ से जुड़ी गाथाओं अभिनेता आशुतोष राणा हमारे राम पर देंगी अपनी प्रस्तुति, तो सांसद हेमा मालिनी गंगा अवतरण का देंगी परिचय। श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला क्षेत्र सनातन धर्म का कराएगा एहसास। प्रयागराज में बस रहे कुंभ नगर में बनने जा रहे थानों के नाम होंगे देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और महापुरुषों के नाम पर। महाकुंभ के दौरान पर्यावरण को सुरक्षित रखने और प्रदूषण स्तर को कम करने के उद्देश्य से बिजनौर से लेकर गाजियाबाद तक पश्चिमी यूपी के करीब 11 जिलों के 543 उद्योग 24 दिन रहेंगे बंद। तो चलिए अभी वक्त हो चलेगा और छोटे से ब्रेक का। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आप विधायक नरेश बाल्यान जमानत मिलते ही गिरफ्तार। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने नरेश बाल्यान को पहले जमानत दी, उसके बाद गिरफ्तार के आदेश। फिर दिल्ली पुलिस ने एमसी मकोका मामले में गिरफ्तार कर लिया है। नरेश बाल्यान को आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। दिल्ली पुलिस ने 30 नवंबर को नरेश बाल्यान को गिरफ्तार किया था, जमानत मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में एक बार फिर क्राइम ब्रांच ने बाल्यान को वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था। अब मकोका को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इस समय दिल्ली की एक बड़ी खबर, वसूली मामले में जमानत मिली तो मकोका मामले में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो गिरफ्तार हुए। कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें पहले जमानत दी गई तो एक दूसरे के वसूली मामले में, लेकिन एक दूसरा मामला मकोका से भी चल रहा था और उसमें दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं नरेश बाल्यान, और कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता भी है, क्योंकि कुछ ही महीनों में वहां पर चुनाव भी होने और चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिस तरीके से उन पर कई बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। तो इन खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार।